नमस्कार साथियों। आज हम लोग वापसी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी लेखिका जो हैं वो उषा प्रियमवदा जी हैं और इनका जन्म 24 दिसंबर 1930 ईस्वी में कानपुर में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनमें कुछ कहानियां हैं जैसे जिंदगी, वनवास, शून्य, कितना बड़ा झूठ, ये सारी इनकी कहानियां हैं। और इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं जिन पर जो हो जाएंगे शेष यात्रा, नदी, 55 खंबे, लाल दीवारें। ठीक है, तो ये कुछ इनके उपन्यास हैं। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, जो कहानी से है वो मूलतः इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बने हैं। पहला तो हो जाएगा वापसी कहानी की मूल संवेदना पर विचार कीजिए। ठीक है, जो इसकी संवेदना है उस पर विचार करना है। और इसके जो ये 3 प्रश्न हैं, ठीक है, वो लगभग सेम ही हैं। जैसे वापसी कहानी संयुक्त परिवारों के विघटन को दिखलाते हुए भावबोध की अभिव्यक्ति के लिए अंतिरंजना अंतिरंजना मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। तो अंतिरंजना का सहारा लेती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? कहानी की कथा वस्तु की चर्चा करते हुए लिखिए। ठीक है, एक ये प्रश्न हो जाएगा। एक हो जाएगा वापसी कहानी के आधार पर बदलते पारिवारिक जीवन मूल्यों की समीक्षा कीजिए। और तीसरा हो जाएगा वापसी कहानी बदलते हुए पारिवारिक जीवन मूल्यों की कहानी है, विवेचना कीजिए। और है वापसी कहानी आधुनिक भारत में बदलते जीवन मूल्य की कहानी है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो ये जो तीनों प्रश्न हैं ये सामान्यतः एक ही प्रकार से इसका उत्तर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्नों को मैं अगली बार में चर्चा करूंगा, क्योंकि सर्वप्रथम हम लोग सारांश जब कहानी का जान जाएंगे तभी हम लोग इस प्रश्नों को उत्तर लिख सकते हैं। तो इसलिए आइए पहले हम लोग सारांश देख लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियोज में मैं एक प्रश्न का इसमें से उत्तर लिखवा दूंगा। तो इसका सारांश होगा, देखिए जो ये कहानी है ये नई कहानी दौर की एक महत्वपूर्ण कहानी है। तो इस कहानी में जो मध्यवर्गीय परिवार के संबंध हैं और जो दो पीढ़ियों के अंतर्द्वंद का इस कहानी में बहुत बारीक चित्रण किया गया है। ठीक है, तो यह कहानी सुप्रसिद्ध कथा लेखिका उषा प्रियमवदा जी द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी के अंतर्गत वर्तमान समाज में व्याप्त पारिवारिक द्वंद्व का सजीव चित्रण है। गजाधर गजाधर बाबू इसमें के जो प्रमुख पात्र हैं। गजाधर बाबू रेलवे विभाग का एक कर्मचारी था जिसने वर्षों वर्षों तक विभाग की सेवा की और आज वह कार्यमुक्त है और रिटायर्ड हो चुका है। वर्षों से जिस क्वार्टर में वह रह रहा था, आज वहां उसकी अंतिम विदाई थी। कल तक का उसका गणेशी उसके बक्से, डोलची, बाल्टी वगैरह को संयोजित कर रहा था। एक नए डिब्बे को देखकर गजाधर बाबू ने उनसे पूछा, इसमें क्या है? तो गणेशी ने गर्व एवं लज्जा से आबद्ध होकर कहा कि घरवाली ने इसमें बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहाँ बाबूजी को पसंद थे, क्योंकि वो लड्डू बाबूजी को पसंद थे इसलिए उसने बनवाए थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आप कुछ खातिर कर पाएंगे, ये गणेशी कहता है कि कभी कभी हम लोगों की खबर लेते रहिएगा। ये जो उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है ये कहानी से ही डायरेक्ट लिया गया है। ठीक है, गजाधर बाबू ने उस कमरे को एक बार बड़ी गौर से देखा जहां उन्होंने वर्षों बिताए थे। कुछ विक्षोभ हुआ, किंतु हृदय एवं परिवार के लोगों के मिलन को याद कर एक नया उल्लास भर गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। ठीक है, तो उनको खुशी थी कि मैं 35 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ और अपने परिवार के साथ रहूंगा। तो उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर एवं लड़की कांति की शादी कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। आज कितने वर्षों बाद वे पुनः अपने घर वापस जा रहे थे। गजाधर बाबू वापस आ गए, मानो रंग में भंग पड़ गया। अब चूंकि घर पे कोई अनुशासन वाला कोई व्यक्ति नहीं था, तो घर पे जो बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, उनकी बहू थी, ठीक है, वे लोग एकदम मुक्त वातावरण में जी रहे थे, अपने अनुसार कार्य कर रहे थे। क्योंकि अब एक परिवार का शीर्ष सदस्य आ गया है। ठीक है, जिससे उनके जो क्रियाएं हैं, जो कार्य हैं, उनमें विघ्न पड़ता है। ठीक, तो वही इस कहानी में दर्शाया गया है। तो उस समय जब वो आए तो उस समय जो उनका बड़ा बेटा था नरेंद्र, नृत्य में लीन, बसंती जो कि उसकी पत्नी थी, बसंती उसके तान मिला रही थी। दोनों आनंद विभोर थे, किंतु गजाधर बाबू को देखते ही दोनों सहम गए। फिर वे बोले, क्या एक कप चाय मिल सकती है? तो बसंती ने कहा, हाँ क्यों नहीं। चाय बनाई और गजाधर बाबू को दी,
किंतु चाय फीकी थी क्योंकि मन से तो बनाया नहीं गया था। उनकी धर्मपत्नी जब पूजा घर से आई तो सब कुछ अस्त-व्यस्त था। अभी तक जूठे बर्तन भी नहीं धोए गए थे। उसकी धर्मपत्नी ने नौकर को आवाज़ दी तो पता चला बाजार गया है। गजाधर बाबू बिल्कुल अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने अपने रेलवे क्वार्टर और सहायक गणेशी की याद आने लगी। वह सोचने लगे पैसेंजर के आने के पूर्व वह जलेबी और पूरी बनाने लगता था। जब तक वे सोकर उठते जलेबी और पूरी उनके टेबल पर रखी होती थी। चाय भी क्या लाजवाब बनती थी। वह गणेशी अपने समय का पक्का था। रानीपुर पैसेंजर लेट हो सकती थी तो वो रानीपुर जो एक जगह है वहाँ पर वो कार्य करते थे। तो वहाँ की जो ट्रेन है वो लेट हो सकती थी किंतु गणेशी का चाय नहीं। किंतु आज वे घर पर थे। न उनके खाने को किसी की चिंता थी न नाश्ते की। ऊपर से अनेक तनाव व खिचखिच थे। गजाधर बाबू बसंती से बोले, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। तो बसंती प्रायः उनकी जो बेटी थी जो कि पढ़ रही थी। ठीक तो गजाधर बाबू ने अपनी बेटी से कहा कि आज से शाम का खाना तुम बनाओगी। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई है हो गई है, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। गजाधर बाबू नाश्ता करने बैठक में चले गए। घर छोटा था, सभी ने किसी तरह अपना प्रबंध किया था। माँ का कमरा तंग था। घर की समूची गृहस्थी रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निगला ना जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली खिसका कर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं गा सकता। तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? नरेंद्र चिल्लाया। तो बसंती बोली कि बाबूजी ने। तो अब नरेंद्र बोलता है कि बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राय ये दिखाया गया है कि किस प्रकार जो सम्मान, जो मूल्य एक पिता के होते हैं, वो बच्चे उनका आदर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ दो पीढ़ियों के अंतर्द्वंद को दर्शाया गया है। दूसरे शाम जब बसंती बाहर जाने लगी तो गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई जरूरत नहीं। बसंती नाराज हो गई, खाना भी नहीं खाया। ठीक है, तो इससे गजाधर बाबू खिन्न हो गए और पत्नी ने उनसे कहा कि अमर और बहू कहती थी कि बाबूजी हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं। कोई आने जाने वाला हो तो बिठाने की जगह नहीं। तो अगले दिन जब गजाधर बाबू घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि जो बैठक रूम है, जो गेस्ट रूम है, ठीक है, वहां से उनकी जो चारपाई थी वह उनकी पत्नी के कमरे में लगा दी गई। ठीक है, तो उन्होंने सोचा ठीक है यहीं पड़े रहेंगे। दिन प्रतिदिन गजाधर बाबू के तिरस्कार से व्यथित होते जा रहे थे। अब वे बिल्कुल शांत हो गए। नरेंद्र जब भी पैसा मंगवाता वे दे देते। बसंती पड़ोस में जाती वे कुछ नहीं कहते। वे मात्र पैसा पैदा करने वाली मशीन माने जाते थे। उन्होंने सोचा था कि घर लौटने पर उन्हें सुकून मिलेगा, किंतु सुकून को कौन कहे? यहाँ तो उनका जीवन और भी उदास हो गया है। कहानी में आगे होता है कि जब अब गजाधर बाबू देखते हैं कि घर में उनकी हैसियत से ज़्यादा खर्च हो रहा है, चूँकि अब तो उनको पैसे आ नहीं रहे हैं, तो उन्होंने नौकर को हटा दिया कि घर में इतने लोग हैं, सभी लोग काम कर लेंगे। तो अब चूँकि सभी लोगों को आदत पड़ी थी नौकर की, तो इसलिए घर में कोहराम मच गया। नरेंद्र ने कहा कि यदि मुझे कोई आटा पिसाने को कहे तो कदापि नहीं जाऊँगा। बसंती बोली, कॉलेज से आने के बाद वह घर बुहारने के लिए झाड़ू उठाए तो कभी नहीं उठाएगी। अमर भुनभुनाया। अ, अमर भी उनका जो एक बच्चा था, ठीक है, उसकी शादी नहीं हुई थी। नरेंद्र की शादी हो गई थी। तो जो बूढ़े आदमी हैं, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने व्यंग्य से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को तोके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बना कर रख दिया। ठीक है, तो इसमें यही कि जो गजाधर बाबू थे, उनके प्रति सब लोग थोड़े वैसा बर्ताव नहीं कर रहे थे जैसा होना चाहिए। अब जिससे गजाधर बाबू काफ़ी परेशान हो गए, तो उन्होंने एक बार जो रामजी लाल हैं, उनकी एक मिल है, चीनी मिल, ठीक है, तो उसमें उन्होंने आवेदन किया था जिससे उनको नौकरी मिल सके। तो गजाधर बाबू चिट्ठी लेकर आए और बोले, अपनी पत्नी से बोले कि मुझे नौकरी मिल गई है और यहाँ घर पे खाली बैठने से तो अच्छा है कि 4 पैसे घर में आए।
तो मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? तो पत्नी ने बोला कि मैं कहाँ चल पाऊँगी, इतनी बड़ी गृहस्थी है, फिर सयानी लड़की। गजाधर बाबू ने कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो। घर में पुनः प्रसन्नता छा गई। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए और रिक्शा चल पड़ा। रिक्शा जाने के बाद बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। उनकी पत्नी रसोई घर में गई, मठरियाँ कनस्तरों में रख दी, फिर बोली, नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दो। ठीक है, तो यहीं पर कहानी विराम लेती है। तो इस कहानी में यही दिखाया गया है कि किस प्रकार जो पारिवारिक मूल्य हैं, ठीक है, एक तो बच्चे के, एक पत्नी का, एक बहू का, एक बेटी का अपने पिता के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, वो नहीं हो रहा था। तो ये जो पारिवारिक मूल्य हैं वो नहीं बदल रहे थे। जैसे पहले पुराने ज़माने में रहता था, वैसा आधुनिक काल में नहीं रहा। ठीक है, तो यह कहानी प्रायः यही दर्शा रही है। कहानी का प्रारंभ शांत भाव से शुरू हुआ। गजाधर बाबू रेलवे क्वार्टर छोड़कर 35 वर्ष बाद घर वापस हुए। गणेशी ने भी भीनी विदाई दी। ठीक है, तो ये कहानी का थोड़ा मूल्यांकन किया गया है यहाँ पे। कहानी का मध्य तनावग्रस्त है। गजाधर बाबू आए, सब दुखी हो गए, सबके रंग में भंग पड़ गया। नरेंद्र दुखी हो गया, बसंती नाराज हो गई, पत्नी कूदने लगी। बेचारे गजाधर बाबू अपने जीवन को निहितार्थ समझने लगे। कहानी का चरम बिंदु वहां शुरू होता है जब गजाधर बाबू चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि उन्हें रामजी लाल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई। पत्नी से पूछा कि तुम भी चलोगी, तो उसने नकारात्मक उत्तर दिया। कहानी का अंत शांत है। गजाधर बाबू मिल के लिए तैयार थे, सभी प्रसन्न थे। अंततः गजाधर बाबू की वापसी पुनः काम पर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी आपकी खत्म हो जाती है कि वापसी कहानी का शीर्षक भी इसीलिए दिया गया है। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो जो इसके जो ये प्रश्न है, पारिवारिक जीवन मूल्यों की कहानी है, इसका भी अगले वीडियोज में मैं देखता हूँ, बता दूंगा। धन्यवाद।